आज हम लोग व्यंजन संधि का नियम 11, 12 और 13 इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में 1 से 10 तक हो चुका है और आगामी वीडियो जो आएगी वो अब विसर्ग संधि पर होगी। ठीक है ना। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नियम 11, ह्रस्व स्वर के उपरांत आने वाले र के आगे यदि र हो तो ह्रस्व का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को कि पहले ह्रस्व स्वर और उसके बाद उपरांत र के आगे माने डबल र कह सकते हैं उसको कि 2 बार र हो गया। ह्रस्व स्वर उसके बाद र और उसके बाद पुनः र होता है। अगर ऐसा होता है तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व स्वर जो होता है वो अपने ही दीर्घ में बदल जाता है। और क्या होता है, ठीक उसके बाद वाला जो र होता है उसका लोप हो जाता है, वो छिप जाता है, वो हट जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझें तब जाकर के क्लियर और हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है पहला नीरस। आइए इसकी वर्तनी को देख लेते हैं, लिख लेते हैं। 9 दीर्घ ई र और र के साथ अ स्वर, स के साथ अ स्वर। तो नियम के अनुसार देखिए कि ऐसे समझने के लिए भी हम लोग समझें कि र के पहले अगर कोई दीर्घ स्वर है, र के पहले अगर कोई दीर्घ स्वर, ध्यान दीजिएगा, र के पहले अगर कोई दीर्घ स्वर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक र का वहां पर लोप हुआ है और वो दीर्घ स्वर न होकर के ह्रस्व स्वर है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखिए आप, तो ये ई जो है तो ये ह्रस्व, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई न होकर के ये ह्रस्व ई है और उसके साथ र है। इसको हम लोग क्या करें कि 9 के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं जब आप जानते हैं कि हमेशा व्यंजन में स्वर जुड़ता है, स्वर में व्यंजन कभी भी नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता है। स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये ई जो है, ह्रस्व ई जो है, ये 9 पर लगेगा, है ना। र पर नहीं लग सकता है। तो ये ने और ये र, निर। ठीक है। और ये र यहां से ये आ गया, र इसके साथ अ स्वर है, उसको पूरा कर रहा है, और उसके बाद ये स और स के साथ अ स्वर है, उसको पूरा कर रहा है। तो क्या हो गया, निर धन रस। ठीक है ना। अब नियम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ह्रस्व स्वर के उपरांत आने वाले र, ये र ह्रस्व स्वर हो गया, ये ह्रस्व ई और ये र के आगे यदि र है, इसके आगे ये र है, ठीक है ना, हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। ये 9 पर जो है ई स्वर जो लगा वो ह्रस्व से दीर्घ हो गया और क्या कर रहा है, र का लोप हो जाता है। तो ये जो र है इसका जो है लोप हो गया। तो बचा क्या, ये र और स, नीरस। निर जानते रहिए, निर संस्कृत का उपसर्ग है। निर माने होता है निषेध, निषेध, विहीन, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि रस विहीन, जिसमें रस न हो। ठीक है ना। आइए वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नीरव। ठीक उसी प्रकार से है।
इसका भी हम लोग वर्तनी लिख लें। नौ दीर्घ ई, रॉ और रॉ के साथ अ स्वर है वो अ, व और अ स्वर। यहां पर भी वही बात है, ये दीर्घ ई जो है, दीर्घ ई न रह करके सीधी सी बात है दीर्घ ई है। ऐसे भी आपको ये ट्रिक इसको मान लीजिए कि ये दीर्घ ई है और उसके बाद रॉ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ ये दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई है और इसके बाद रॉ है। इसका मतलब हुआ कि ये दीर्घ ई नहीं है, ये ह्रस्व ई है और एक और र है जिसका लोप हो गया है, ठीक है ना। तो ये ह्रस्व ई और र। और अब इसको आइए लिखते हैं हम लोग। तो इसको ले जाकर के इससे पूरे के पूरे को, इसके पूरे को इससे हम लोग जोड़ेंगे। तो जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि व्यंजन में स्वर जुड़ता है, स्वर में व्यंजन नहीं जुड़ता है। तो ये ह्रस्व ई जो है नौ पर जाकर के लग गया ने, और ये र निर है ना, और धन ये र और अ, र व और अ व, निर, निर्धन र। र माने होता है ध्वनि, सुर, है ना, जहां सुर न अर्थात शांत, ठीक है। वैसे ही जो है हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है निरोग। इसकी भी वर्तनी लिख लीजिए वैसे ही। नौ दीर्घ ई, र और ओ स्वर, र के ऊपर ओ स्वर है, ग और ग के साथ अ स्वर। यहां पर भी वही है, ये दीर्घ ई न होकर के ह्रस्व ई और र है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर लिखते हैं। तो ये ह्रस्व ई जो है नौ के ऊपर जाके लगा तो नि, और ये र निर और धन, र और ओ रो, ग और ग, निर्धन रोग, है ना। अब ये चूंकि ह्रस्व ई है तो नियम के अनुसार यह ह्रस्व क्या क्या कर रहा है, ह्रस्व स्वर के उपरांत आने वाले र के आगे, ह्रस्व स्वर के उपरांत इसके बाद ये र के आगे र हो तो ह्रस्व का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है, इस र का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निर और धन रोग, निरोग, जिसको रोग ना हो, है ना, निरोग। तो ये रहा आपका 11वां नियम। और ये आइए 12वां हम लोग देखते हैं। 12वें नियम को, यदि च अथवा ज के साथ, ध्यान दीजिएगा, च अथवा ज के साथ नौ का संयोग हो तो नौ परिवर्तित होकर यौ हो जाता है। नौ क्या होता है, वो परिवर्तित होता है और परिवर्तित होकर के यौ में बदल जाता है, ठीक है ना। किस किस क्या होने से, च, अगर च और ज है और उसका संयोग नौ के साथ हो रहा है तो नौ परिवर्तित हो जाता है और यों में बदल जाता है। जैसे यज्ञ, यज्ञ, आइए इसकी वर्तनी को लिखिए हम लोग। यो और स्वर और ज्ञ, ज और यो और अ, है ना। तो यज्ञ, यज्ञ। अब देखिए विकार कहाँ है, यहां है, च है ये और ये यो है ना। तो क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि च और ज का संयोग, च अथवा ज के साथ नौ का संयोग हो तो नौ बदलता है। किसमें बदलता है, यो में बदलता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग जब इसको करेंगे तो पूरा और क्लियर हो जाएगा। यो में बदल जाता है तो ज को इस अ के बाद लगा दे तो य और अ य और ज यज, है ना, और नौ जो है यहां पर अ से पहले, तो नौ ये पूरा हो गया, यज धन नौ यज्ञ। नियम देखिए, ये जो है आपका
क्या है ये? जौ है और ये नौ है। तो नियमतः जौ के बाद ये नौ है, तो बदलेगा किसमें? यौ में बदला है ना, यौ में बदला। तो यज धन नौ यज्ञ है ना, और जौ और यौ, जौ और यौ मिल करके ज्ञ हो गया। जौ और यौ संयुक्त अक्षर है ना ज्ञ, तो जौ और यौ और अ मिलकर ज्ञ को पूरा कर दिया। आइए इसके दूसरे नियम को देखें। यांचा, इसकी वर्तनी को लिखते हैं यो आ यो और च आ स्वर, यांचा। अब यहां पर हम लोग देखें कि कहां क्या है। ये यो जो है च है एक्चुअल, और धन नौ है, ठीक है ना, धन नौ है दिखाया हुआ है। अब हम लोग नीचे जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको पहले हम लोग लिख के देखते हैं। यो आ या शो ये रहा, और नौ, नौ जो है नौ और आठ ना। अब ये कहिएगा कि ये तो चौ जोड़े, ये यो कैसे हो गया, है ना, और है ना यहां पर। तो आपको ध्यान होगा, हम जो है व्यंजन संधि जब आप लोगों को बताना शुरू किए तो उसमें दूसरा नियम एक बताए थे कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है तो पहला अपने पहला वाला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो ये चौ जो है ये उस तरीके से भी हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा 11 और 12 नियम। आइए अब हम लोग नियम 13 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब आज का आखिरी नियम, नियम 13, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नियम 13 कहता है कि री रॉ और मूर्धन्य स, ध्यान दीजिएगा, री रॉ और मूर्धन्य स के बाद न हो किंतु इनके मध्य, अर्थात इन तीनों में से कोई और एक तरफ, पहली तरफ और दूसरी तरफ ये न, लेकिन इसके बीच में कोई स्वर अथवा कवर्ग या पवर्ग से कोई वर्ण, अनुस्वार अथवा अंतस्थ वर्ण में से तीन जो वर्ण है य, व और ह में से कोई वर्ण हो तो नौ का अड़ हो जाता है। फिर एक बार ध्यान दें नियम को, चाहेंगे कि आप ध्यान दें पुनः। री र और मूर्धन्य स के बाद, उसके बाद न हो किंतु इनके बीच में, इन दोनों के नौ और इनमें से किसी के बीच में कोई स्वर हो अथवा कवर्ग पवर्ग से कोई वर्ण हो या अनुस्वार हो या य व ह, अंतस्थ के तीन वर्ण य व ह में से कोई वर्ण हो तो नौ के स्थान पर अड़ा हो जाता है, नौ का अड़ा हो जाता है, ठीक है। आइए इसको अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। से पहला एग्जाम्पल हमने लिया है ऋण, इसमें री ऐसे ही स्वर है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो री और धन न, री और नौ क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। री र है और चूंकि वो अपने आप में ही स्वर है और नौ है तो ये अणों में बदल जाएगा, ठीक है। तो री धन न ऋण। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और स्पष्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं परिणाम। अब इसकी वर्तनी को हम लोग लिखें एक बार। प र ह्रस्वी र में और अड़ और उसके साथ
आ स्वर और मौ के साथ अ स्वर। आइए हम लोग ध्यान देखें कि कहां पर विकार है। नियम को ध्यान दीजिए, री र स, इसमें से कोई एक, तो ये र है और ये अंत में उल्टा थोड़ा सोचिए, अंत में ये अड़ा है, लेकिन बीच में अंत में का मतलब अंत वाला का पहला वर्ण, अंत वाला शब्द का पहला वर्ण अड़ा है, मान लीजिए ये अड़ा है, और लेकिन इन दोनों के बीच में ई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अड़ा नहीं है, ये नौ है, ठीक है, क्लियर। र के बाद तुरंत स्वर है, ई है, और ये अड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अड़ा न होके ये न है। आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करें कि इसको जो है हम लोग अ के बाद जोड़ दें और इसको आ से पहले जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये तीर से हमने दिखा दिया है। आइए इसको पुनः लिख करके देखते हैं और क्लियर होगा। प अ प, और ये र और ह्रस्व ई आकर के जुड़ा पर, है ना। अड़ा की जगह पर न हो गया, ये जाकर के आ से पहले जुड़ गया, तो न और आ स्वर ना, मौ के साथ स्वर अ स्वर है तो नाम, क्या हुआ, परिधन नाम, परिणाम। अब ऐसे यहां से देखिए आप, ये रो है और ये स्वर इस पर लगा हुआ है ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई, और इसके बाद ये नौ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में र व्यंजन और नौ व्यंजन के बीच में ये ह्रस्व ई आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये नौ जो है अणो में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये नौ अणो में बदल गया, ठीक है, तो ये हो गया परिणाम। आइए तीसरा हमने एग्जाम्पल्स लिया है भूषण। भूषण, आइए इसका हम लोग वर्तनी लिख लें। भ दीर्घ उ, मूर्धन्य श और अ स्वर है उसके साथ, तो ये और अ के साथ अ स्वर, भूषण वर्तनी हो गई। अब देखा जाए कि कहां पर जो है विकार है, तो ये रहा, कह रहा है री र और मूर्धन्य श, है ना, और उसके बाद न हो, लेकिन बीच में क्या कह रहा है कि कोई स्वर, कवर्ग या पवर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई एक हो, तो क्या होता है, जो है नौ जो है अणो में बदल जाता है, तो ये नौ जो है यही अणो में बदला है, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसको जो है हम लोग भ लिखते हैं, फिर भ और दीर्घ उ भू और स के को यहां लिख दिए, और ये अन को ले जाकर के अ से पहले हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। अन को अ और धन न को उसको ले जाकर पहले जोड़ देंगे, तो अन को जब जोड़ेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है, स्वर अ है, तो न पूरा हो गया, अ न अन, तो भूष धन अन, भूषण। आइए अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल है प्रमाण। इसकी वर्तनी को लिख ले। प के साथ कोई स्वर नहीं, और र के साथ अ स्वर, मौ के साथ आ स्वर, और और अ। इसमें आप ध्यान दीजिए कि कई सारे आ जाते हैं, पवर्ग का भी वर्ण आ जा रहा है, और ये स्वर भी दो दो आ जा रहे हैं, ठीक है ना। र और इस अ के बीच में आप ध्यान से देखिए, तो र के बाद अ स्वर है, और उसके बाद ये क्या बोल रहा है यहां पर कि कवर्ग या पवर्ग में से कोई वर्ण हो, तो म जो है पवर्ग का
अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण है ना। तो ये और पुनः जो है स्वर आ जा रहा है। तो ये अड़ा जो है ये अड़ा नहीं होकर ये क्या है, ये न है, ठीक है ना। न ही जो है अ में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो आइए अब फिर इसको ये र और अ को हम लोग प के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो ये आकर के हो गया प्र और म आ और ये न, इसको अ से पहले जोड़ देते हैं। तो ये न के साथ अंतिम वर्ण अ लग करके वो जो है पूरा उच्चारण दे देता है ना न का। तो ये हो जाएगा म और आ स्वर, न और अस्वर। तो प्र धन मान प्रमाण, ठीक है, क्लियर। तो ये आज व्यंजन संधि यहीं तक हम लोग किए और यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद जो है कल या यूं कहें कि अगली वीडियो जो होगी वो विसर्ग संधि की होगी। अब उसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि आधा घंटा से अधिक, 25 मिनट आधा घंटा से अधिक वीडियो नहीं बनाना है। यही बच्चों के, क्लास के बच्चों का एडवाइस है कि सर उब जाते हैं, फार्मूलेज हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।